আমরা শুরু করছি আজকের এপিসোড মাঠ কামড়ে বাঁচা নিয়ে এবং আজকের অতিথি হচ্ছে নিতু। ও একজন ভালো রেসলার হরিয়ানা থেকে এবং এখন দেশকে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে রিপ্রেজেন্ট করছে এবং আমাদের সাথে আছে ঋদ্ধিমা রাধাকৃষ্ণন, যে কিনা ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার। ভবিষ্যতে ও বড় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার হতে। তো আজকে এখানে নিতুকে হিন্দিতে কথা বলবো আবার। নিতু, वेलकम वेबुमाला प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको कि तुमने टाइम निकाल के हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हो। मुझे पता है कि अभी ट्रेनिंग शुरू हो गया है, शायद तुम अभी अखाड़ा में ही हो, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए टाइम निकल के यहाँ पे बात कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे रिद्धिमा है जो मेरे साथ तुमको शायद 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे। और रिद्धिमा बैडमिंटन प्लेयर है, सो बहुत ही लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए। नीतू, वेलकम। अच्छा लग रहा है मुझे कि तुमने मेरे से बात कर रहे हो। काफी साल हो गया, हम पहले कौन से साल मीट किए थे नीतू? कौन सा साल था, याद है तुम्हें? 2015 में मिले थे मैम। 15 सही, 15 में। हाँ हाँ। और तब तुम रोहतक में ट्रेनिंग कर रहे थे और मैंने देखा तुम्हारा ट्रेनिंग। अपना जो बॉडी बिल्ड किया है तुमने, जो कि अभी तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने देखा कि कितना टफ ट्रेनिंग तुम करते हो और क्या सॉलिड बॉडी तुमने बनाया, है ना? थैंक यू मैम। तो क्या क्या करते हो तुम ट्रेनिंग के लिए इतना अच्छा? मेरे पास 1-2 इमेजेस भी है जो मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे, कि ऐसा बॉडी बनाने के लिए कितना ट्रेनिंग करना पड़ता है, बताओ। मैडम, सबसे पहले तो बात आती है कि मैं दिल से करती हूँ। और सुबह प्रैक्टिस मैम 4 बजे स्टार्ट करती हूँ अपनी, 4 से 7 बजे तक। और शाम को मैडम 4:30 से 7:30 बजे तक। ये सब जो इमेजेस है जो तुम अभी स्क्रीन में देख रहे हो, जी मैम। ये इसमें काफी मसल वगैरह इतना अच्छा तुमने अपनी बॉडी बनाया। थोड़ा और बताओ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो लोग सुन रहे हैं और रिद्धिमा भी यहाँ पे है, इनको बहुत अच्छा लगेगा कि एक लड़की कैसे इतना ट्रेनिंग करके इतना अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हैं। एक मैडम, मेरे को मतलब किसी से छुप के मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है, कि कोई मेरे को ना देख के, जैसे कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना, जितनी कोच ने करवा दी उससे भी अलग करना, सुबह ग्राउंड में जल्दी आ जाना कि कोई ताकि मेरे को ना देखे, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी करती हूँ मैं। तो ये बहुत दिल से करती हूँ। हाँ, एक बात दिल से करते हो और जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल रह रहा है उससे ज्यादा कर रहे हो, तुम कह रहे हो। जी मैम। कम तो नहीं लेकिन ज्यादा। इसमें थकान नहीं होता कि टायर्ड हो जाती हो कभी कभी कि इतना ज्यादा ट्रेनिंग करने से, और इसके लिए इंजरी का चांस नहीं रहता? हाँ मैडम, होता है। कई बार बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने से, कंटिन्यू करने से बॉडी टाइट हो जाती है, और उसके लिए मैडम हम रेस्ट भी लेते हैं। तो रेस्ट या रिकवरी के लिए क्या क्या करते हो? रिकवरी के लिए मैडम प्रोटीन लेते हैं, हरी सब्जियां, फ्रूट, और एक हम बादाम बहुत ज्यादा करते हैं। तो तुम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से रिद्धिमा को भी ये सुनने में अच्छा लगेगा कि दिन में कब क्या खाना पड़ता है। तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो, है ना नीतू? हाँ जी मैम। तो क्या क्या खाना पड़ता है दिन में? मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं एक बार सुन लूँ तुमसे कि क्या क्या खाते हो। अगर मैं उतना खाऊंगी तो मुझे भी उतना ट्रेनिंग करना पड़ेगा, शायद वो नहीं मैं कर पाऊंगी। फिर भी बताओ कि क्या क्या एक अच्छा रेसलर बनने के लिए, अच्छा एथलीट बनने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशनली जरूरत पड़ता है? सुबह की प्रैक्टिस के बाद मैडम हम बादाम पीते हैं,
और ब्रेकफास्ट में मैम अंडे और केले, दही। फिर लंच में मैम रोटी, चावल, दही, सब्जी। और शाम में मैं हफ्ते में 3 दिन पनीर मैम और 3 दिन नॉनवेज। ओके। ये क्या कैंप के जो रेगुलर फूड होता है नेशनल कैंप में भी तुमने रहा है, वहाँ का फूड की चार्ट बोल रहे हो या फिर घर में भी ऐसे ही तुमको खाना पड़ता है? नहीं, कैंप का मैडम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, घर में उतना हम नहीं कर पाते। हम्म। मैं काफी बार ऐसे कैंप के साथ भी खाना खाया। मुझे ऐसे कुछ मौके मिले थे, मैं जाके लखनऊ में जहाँ पे नेशनल जी मैम। कैंप, तब तुम कैंप में नहीं थे, इसके लिए मैं तुमको मिलने 2015 में रोहतक गई थी। लेकिन 2015 में लखनऊ में कैंप में भी मैं शायद 7 डेज जैसा था थी लखनऊ में, और सब नेशनल कैंप की लड़कियों के साथ मैं खाना खाती थी तब। तो और एक चीज मैंने नोटिस किया लखनऊ में उतना नहीं, लेकिन सोनीपत में जहाँ पर मेल एथलीट्स, मेल रेसलर्स रहते हैं, कि जी मैम। बहुत हरियाणा में वहाँ। बहुत पनीर खाते हैं लोग, हाँ है जी ना। मैम। और बिल्कुल। बहुत जहाँ भी जाती थी वहां भी लोग एक ग्लास मिल्क देते थे मुझे, दूध, कि आप चाय कहीं भी जाते हो तो चाय देते हैं। हरियाणा में कहीं भी जाओ तो एक मैम ग्लास, हरियाणा में तो दूध, दही। बहुत ज्यादा दूध पीते हैं लोग हरियाणा में। दूध, दही, लस्सी मैम। हाँ जी। और शायद इसी के कारण इतना अच्छा फूड हैबिट्स जो है न्यूट्रिशनली, इतना अच्छा जो फूड हैबिट है हरियाणा में, इसके लिए शायद हमें इतने अच्छे हरियाणा से काफी लड़कियां अभी स्पोर्ट्स में इंडिया में बहुत अच्छे कर रहे हैं। और रिद्धिमा को पता होगा, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट बैडमिंटन प्लेयर हरियाणा से है ना रिद्धिमा? नाम बोल सकते हो? साइना, बैडमिंटन प्लेयर, हाँ, कहाँ पे? साइना नेहवाल, जोधपुर। हरियाणा से है, ओरिजिन हरियाणवी है वो। ओरिजिनली हरियाणवी है, मेरे को नहीं पता था ओरिजिनली। या सो ट्रेनिंग काफी टाइम हैदराबाद में किया है, लेकिन ओरिजिनली हरियाणवी है। और हमारी रेसलर्स में तो काफी लड़कियां हरियाणा से, शायद सभी लड़कियां हरियाणा से है ना नीतू? हाँ जी मैम। और तुम्हारी कोच के बारे में बताओ। अम, मेरे ख्याल से तुम जिस कोच के साथ ट्रेनिंग किया है तुमने, मैडम के साहब के साथ साथ। साक्षी मालिक ने भी ट्रेनिंग हाँ जी किया मैम। है, मनदीप जो कौर कि साहब हमारी ने बहुत इंडिया। अच्छे बच्चे दिए हैं, ओलंपियन बच्चे दिए हैं मैम। और उनका तो मैं जितना बोलूंगी मैडम उतना कम है। उनके बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल हैं। साक्षी दीदी हैं, वो उन्हीं की स्टूडेंट हैं। और मैं भी कोच साहब के पास 5 साल से कर रही हूँ। मनदीप कोच साहब के लिए मैडम जितना बोला जाए कम है। वो हर एक चीज में मैडम परफेक्ट है, प्रैक्टिस करवाने में, एक इंसानियत में, करेक्टर वाइज, उनमें हर एक मतलब बात है। ये बहुत बड़ा चीज होता है कि जो कोच हमें मिलते हैं वो अच्छे हो, क्योंकि मैं भी बिल्कुल एक मैम। टाइम और इस चीज में बैडमिंटन, मैडम मैं बहुत लक्की मानती हूँ अपने आप को कि मेरे को इतने अच्छे कोच मिले। मैं भी एक टाइम में नीतू और रिद्धिमा बैडमिंटन प्लेयर हुआ करती थी, और मेरी मेरी रिलेशनशिप मेरे कोच के साथ उतना अच्छा नहीं रहा था। और एक टाइम में जाके मैंने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था खेलना। और मेरे ख्याल से ये जो कोच और उनकी ट्रेनिंग के बीच का रिलेशनशिप, ये क्रूशियल होता है। एक ट्रेनिंग की, एक एथलीट की सक्सेस में ये रिलेशनशिप बहुत क्रूशियल हो जाता है। रिद्धिमा, तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? नहीं मैम, मैं बोलना चाहती थी कि आप जो बोले कोच के बारे में पूरा कंप्लीटली आप सच बोले, क्योंकि अगर एथलीट और कोच का, अगर उनके बीच का रिलेशनशिप, उनके बीच का संबंध अगर अच्छा नहीं हो तो फिर एथलीट कभी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर कोच को ही ट्रस्ट ना करे तो वो फिर आगे जाके किसको ट्रस्ट करेगा। थैंकफुली मेरे कोच बहुत अच्छे हैं, और जब मैं अभी तो बैडमिंटन नहीं खेल पाती, बट जब खेलती थी तो बहुत एनकरेज करते थे हर चीज में, एंड थैंक यू कोच। अभी रिद्धिमा ने जो बात की कि अभी नहीं खेल पाती, ये शायद कोविड के लिए है। जो हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस अभी इंडिया पे इतना ज्यादा लोगों को हो रहा है, उसके
थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस, और जो लोग खेलते हैं उनके लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गया है। ओलंपिक गेम्स जो है इंटरनेशनली, उसको भी एक साल पोस्टपोन किया गया है ना नीतू? मैं मुझे पता है तुम टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो और हाँ तुम जी। ट्रायल में भी जाओगे। तो ये सब जो कोविड कोरोना वायरस के लिए हमारी जो ट्रेनिंग स्केड्यूल है वगैरह है, जो ट्रेनिंग चल रहा था, जैसे रिद्धिमा ने कहा कि अब नहीं खेल पाती क्योंकि ये सब चल रहा है, तुम्हें एज एन एलीट लेवल एथलीट तुम्हें भी कुछ तकलीफ हो रहा है कोविड के लिए, कोरोना वायरस के लिए? हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि हमारे मैट उठा उठा दिए गए, और जो पार्टनर ट्रेनिंग होती थी वो नहीं हो पा रही है। क्योंकि फिटनेस लेवल सोशल, कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं। हाँ मैम, जो हमारा गेम है मैडम, पार्टनर गेम है, वो रेसलिंग पार्टनर गेम है, तो मैडम ये हमारा बंद करवा दिया गया। तो क्योंकि कांटेक्ट स्पोर्ट है, टच हाँ करना जी मैम। पड़ता है, हाँ इसलिए जी। बंद कर दिया तुम कह रहे हो? जी। जो जो काफी ऐसा नहीं हो सकता कि दो एथलीट जो पार्टनर बना दो, अपना बबल बना दो और वो दो अपने आप के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है? नहीं मैम, तो वो इससे तो काफी ज्यादा नुकसान है कि मैट पे जोर नहीं हो पा रहे हैं, टेक्निक नहीं हो पा रही है। मेरे मेरे ख्याल से ये काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि रिद्धिमा तुम तो बैडमिंटन खेल रहे हो जो कि एक सोशली डिस्टेंस हाँ जी डिस्टेंस मैम। बैडमिंटन में तुम कांटेक्ट स्पोर्ट नहीं है, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं, फिर भी रिद्धिमा को ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, शायद सब कुछ बंद है इसके लिए। लेकिन फॉर पीपल हु आर इन कांटेक्ट स्पोर्ट एंड स्पेशली एट दिस लेवल, की इतना तुम अभी एकदम टॉप लेवल में रेसलिंग कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेनिंग में थोड़ा कमी आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है, हो गया फिर। नीतू, क्या लग रहा है तुम्हें? मैडम देखो, अभी बोल रहे हैं कि अगले महीने तक खोल दिया जाएगा यहाँ पे हमारा मैट, हम्म। तो उस चीज की वेट कर रहे हैं। और तुम ये बताओ कि ये जो नेशनल कैंप अभी बंद है, हाँ जी इसमें मैम। नुकसान होता है? क्योंकि उतना अच्छा खाना नहीं मिलता घर में रहने से, उतना जो डिसिप्लिन होता है नेशनल कैंप में वो नहीं फॉलो किया जाता, ऐसा प्रॉब्लम होता है तुम्हें? मैडम घर में थोड़ा खाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो इंडिया कैंप में जो डाइट मिलती है वो घर पे एडजस्ट नहीं कर पाते हम, क्योंकि फैमिली में रह के वो सब नहीं कर पाते। हम्म। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा तुम्हारी बचपन की बात अभी करूं, क्योंकि अभी तो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, आगे जाके ट्रायल भी है। और एक बार बताओ कौन सी कैटेगरी में तुम ट्रायल में जाओगे और तुम्हारे साथ कौन राइवल रहेगा, किसके साथ मैडम ट्रायल? 57 kg वेट में ट्रायल दूंगी मैं। 57 kg में तुम्हारे साथ और कौन रहेगा? लड़ाई किसके साथ? भांडा और सरिता मोर में। अच्छा। और तुम कॉन्फिडेंट हो? बिल्कुल मैम। बहुत अच्छी बात। तो थोड़ा आगे की बात करते हैं नीतू, मैं मेरे साथ तुमने ये बातें काफी टाइम शेयर किया है, लेकिन रिद्धिमा को पता नहीं है, या फिर जो लोग सुन रहे हैं हमको उनको पता नहीं है। काफी स्ट्रगल रहा है तुम्हारी। जब 13 साल के थे तब घर से शादी करवा दिया था, है ना? हाँ जी मैम। उसके बाद ओके। वो पड़ोस में कुछ हादसा हो गया था मैम, 2 लड़कियां थी जो घर से भाग गई थी, और उनकी सजा मैडम मेरे को मिली। घर वालों को लगा कभी मैं भी ऐसा कुछ ना कर दूं, क्योंकि वो लड़कियां मैडम मेरी क्लास में थी, हम्म। तो मेरी भी शादी कर। और फिर वो शादी तो अच्छा नहीं हुआ था तुम्हारे लिए, है ना? यहाँ पे एक फोटो हम लोग देख सकते हैं हाँ मैम, जहाँ पे, पहले जो शादी करी उन्होंने मैम चीट किया। हाँ, वो तुम्हें लड़का काफी बड़ी एज में था, थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम था मैडम उसको। और उसने नहीं बोल के तुम्हारे साथ शादी करवा दिया था? हाँ जी मैम, तो वो शादी ज्यादा दिन नहीं चली, और फिर मेरी दूसरी शादी मैडम रोहतक जिले में कर दी, गांव बेडवा में। हम्म। लेकिन पहले जो शादी था उसमें तुमने कहा था कि जो लड़के का बाप
था हाँ तुम्हारा? मैडम, उनका व्यवहार मेरे लिए ठीक नहीं था। वो तुम्हें हरास करते थे? हाँ जी मैम, इसी वजह से रिश्ता टूट गया था। तुम बहुत छोटी थी, कैसे हैंडल कर पाई ये सब? मैडम उस टाइम तो शादी का मतलब भी नहीं पता था। और जो लड़के की जो बहनें थी, माँ की वो मतलब समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी छोटी उम्र है। उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं करी बिल्कुल। और उसके और पापा ने कुछ ऐसी हरकत करी जो मैंने अपने पापा को बता दी। इस वजह से मैंने वो रिश्ता टूट गया। तुमने मुझे पहले कहा था कि गंदी टच किया था उन्होंने। हाँ जी मैम। ये एक लड़की के लिए बहुत सदमा होता है, ऐसा कुछ होने से हाँ ट्रॉमा जी होता मैम। है। तो उसके बाद कैसे हैंडल किया तुमने? सिर्फ 13 साल के थे तब। बहुत मेंटल स्ट्रेंथ लगता है इसको हैंडल करने के लिए। मैडम जब वो दिन याद करती हूँ तो मैं मेरे रूम के अब भी खड़े हो जाते हैं कि मैं थी वो। हम्म। लेकिन तुम ओवरकम कर दिया वो दिन, है ना? और फिर तुम्हें बेरवा गांव में शादी करवाया था संजय के साथ। संजय संजय जो अभी तुम्हारी हस्बैंड है, बहुत हाँ जी सपोर्टिव। मैम। यहाँ फोटो में देखो, तुम्हारी एक फोटो है सलवार कमीज पहन के, और उसके बगल में एक फोटो है तुम हाँ जो मेरे अभी। ये रेसिपी शुरू करने से पहले की फोटो है। हाँ हाँ हाँ। तो एक रेसलिंग शुरू करने की पहले की फोटो है, और एक तुम्हारी नौकरी में जाने का फोटो है। हाँ जी मैम। दोनों में ही तुम हो शायद। यस मैम। रेसलिंग से मतलब स्टार्ट करने से पहले मैडम 82 किलो वेट था मेरे अंदर। तो ये बताओ कि रेसलिंग में कैसे आई? ये जो इमेज था जहाँ पे तुम सलवार कमीज पहन के ऐसे एकदम हरियाणा में एक बहू घर में ऐसे दिख रही हो, और यहाँ से अभी जो तुम एक नौकरी कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में जाके गोल्ड मेडल जीते हो इंडिया के लिए, ये सब कर रहे हो अभी। ये जो एक जर्नी रहा है हरियाणा में, एक घर में, एक गांव में, एक बहू और 2 बच्चे की माँ से आज का नीतू, जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं, ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। मैडम रेसलिंग की शुरुआत के लिए बताती हूँ आपको। मैं गांव से दूर, मैं है कस्बा हमारा शहर लगता, वहां पे मैं काम किया करती दुकान पे, जैसे कि चूड़ी बनाना, सामान बेचना। मैं उस दुकान पे काम किया करती, तो बच्चों के साथ में लेके जा करती। तो सुबह सुबह मैं सफाई कर रही थी दुकान पे, तो बेटे ने कुछ फाड़ दिया। आज जो दुकान का जो मालिक था मैडम, वो बहुत गुस्से में हो गया कि सुबह सुबह नुकसान कर दिया। बूढ़ी अभी तक नहीं हुई थी, उस बेटे ने मतलब नुकसान कर दिया। तो मैडम बेटा एकदम से डर गया, जैसे अंकल जोर से चिल्लाए तो बेटा डर गया। तो मैडम इस चीज पे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा उठा। अंकल आप मेरे को बोलते, सैलरी से पैसे निकाल लेते आप, पर आपने बच्चे को इतनी तेज आवाज में गुस्सा करके आपने गलत किया। मैडम मैंने गुस्से में उनकी नौकरी जब छोड़ दी और मैं अपने घर पे आ गई। तो मैडम काम तो करना ही था कुछ। तो किसी ने बताया भिवानी काम के लिए, तो मैं भिवानी जाने लगी, अप डाउन करने लगी। तो कोई योगा के कोच साहब थे मैम, तो उन्होंने मेरा वेट देख कैसे मेरे साथ मजाक किया था। जब उन्होंने बताया अभी इतनी दूर से मैं अप डाउन करती हूँ, भाई क्या कारण है कैसे, तो मैंने बताया कि ऐसे से पहले मैम काम करा करती, ऐसे ऐसे बात होगी थी, अब भी आने ऐसे। बोला प्राइवेट का तो बेटा यही काम है, तो कोई गेम कर लेना सरकारी जॉब मिल जाएगी। मैडम यही बात दिमाग में आ गई, और मैंने उनसे पूछा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उन्होंने मैडम एक जिले सिंह सर हैं जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने वो कोच भी बहुत अच्छे हैं, उनका नंबर दिया और मैंने उनसे बात करी। तो ऐसे मेरी रेसलिंग में शुरुआत हुई। तो सर के नाम बताओ। जिले सिंह सर है मैडम, उनके पास भी मैं
तो वो मेरा वेट देख के उनको पता लग गया कि मैरिड हूँ, बच्चे हूँ, थोड़ा अलग सा महसूस किया उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को तो कुछ नहीं बोला कि कभी मेरा दिल ना टूट जाए, मैं नाराज ना हो जाऊं भाई, ऐसे मेरे को कुछ नहीं बोला। मैं संजय को बोला कि संजय ठीक है, थोड़े दिन करके भाई इसका बैन मिट जाएगा, कोई बात नहीं, इसको आने दे, 4-5 दिन आके खुद थक जाएगी, भी अप डाउन करेगी, और इतना वेट है। क्योंकि मैडम मैं थक जाती थी रनिंग करती, जो और बच्चे थे उनसे थोड़े अलग थी और अलग दिखती थी मैडम, क्योंकि वेट मेरा बहुत हैवी था। तो मैं कंटिन्यू मैडम चलती रही और बहुत ही जल्दी मैं फिट हो गई थी। फिर कोच साहब ने कहा कि ये कुछ करेगी जरूर। तो तुमने जिलेशन ने इतना बोला कि जिलेशन बताओ। ने बोला कि ये करेगी कुछ। तो मैडम रेसलिंग करते हुए मेरे को 5-6 महीने हुए थे, और स्टेट का कंपटीशन मैडम मेरे को सिल्वर मेडल लेके आई थी मैं। तो जिले सिंह सर इतने खुश हुए बहुत ज्यादा कि हरियाणा में सिल्वर मेडल लाना बड़ी बात है। उन्हें लगे कि तू कुछ करेगी, तू मेहनत करती रहे, और मैडम उनकी दुआ आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत बड़ी बात है। और जो डेडिकेशन तुम्हारी, मुझे याद है वो सब बातें कि रात के अंधेरे में तुम दौड़ते थे सलवार कमीज पहन के और ये सब। मैम क्योंकि स्टार्टिंग में शुरुआत करी थी गांव का मैडम, छोटा गांव है बेडवा गांव, इतना मतलब वहां पे नहीं है घूंघट करना ये वहां पे मैडम। उस टाइम पे तो पानी भी नहीं होया करता, पानी भी हम बहुत दूर से लाया करते, कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं थी वहां पे। तो इस तरह से कोई बहू रेसलिंग करती तो ये एक बहुत बड़ी बात थी वहां। तो मैं सुबह मैडम 2:30-3 बजे उठ के रोड पे रनिंग करके, ऐसे चुन्नी को लपेट के मैडम ऐसे रनिंग करके, फिर अपना घर का काम करके, फिर भिवानी काम पे जा करती। फिर शाम को मैंने अंकल को बोला जो दुकान वाले थे कि भी थोड़ा सैलरी कम करो मेरी, मैं टाइम से पहले, क्योंकि स्टडी में जाती मैडम, मैं वहां से 4 बजे निकल जाती ये दुकान कौन से। ये कौन सा साल था नीतू? 2013 की बात है मैडम, लास्ट स्टार्टिंग 2013 के लास्ट में शुरू करी मैंने रेसलिंग। और और सिर्फ 7-8 साल में तुम इतना दूर, 7 साल में इतना दूर आ गए? 2014 सीनियर नेशनल में मेरा फर्स्ट मेडल आया था। 2015 में मैडम इंटरनेशनल हो गई थी, और नेशनल गेम्स में मेडल आया मेरा, जूनियर में मेडल आया 2015 में मैडम। नेशनल गेम्स सबको एक बात लगती थी, मेरे गांव वालों को भी एक बात लगती थी, सबको एक बात लगती थी कि ये थक के बैठ जाएगी, कि थोड़े दिन करेगी, ये थक के अपने आप ही बैठ जाएगी। बट मैंने रुकना नहीं सीखा मैंने। काफी टाइम नहीं तो ये कहा जाता है कि एक बार तुम बच्चे की माँ बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है कि तुम इतना कुछ कर लो स्पोर्ट्स में, है ना? लोगों को ऐसे सब भावनाएं रहते हैं। ऐसा नहीं तुम्हें मैडम, कभी सब फेस कुछ करना यहाँ का पड़ा? है, सब कुछ दिमाग का है मैडम, कि बच्चे हैं मैडम, मैं मानती हूँ बस सब कुछ दिमाग का है। मेरे अंदर 1% भी बात ये नहीं आती कि मेरे, आपने देखे होंगे बच्चे मेरे से भी लंबे हो रहे हैं अब तो मैडम, 1% मेरे दिमाग में बात नहीं आती कि मेरे बच्चे हैं, मैडम मैं किसी भी लड़के से कम नहीं हूँ मैं। यहाँ पे फोटो है और ये प्रैक्टिस तुम्हारा। करने में मैडम मैं किसी भी लड़की से कम नहीं हूँ। तो मैडम ये सब कुछ हमारे दिमाग का है, ये हमारी सोच है कि बच्चे हैं, ये मैरिड है, मैडम ये सब हाँ, कुछ दिमाग का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग मैडम, जो लड़के लड़कियां एक शादी का वो देके कि भाई हमारी शादी हो चुकी है हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैडम एक बहाना है ये, बिल्कुल हम सब कुछ कर सकते हैं मैडम, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। ऐसे नहीं कि शादी के बाद मैडम लाइफ रुक जाती है। मैडम मेरी तो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद ही लाइफ शुरू हुई है मेरी तो। अभी स्क्रीन में तुम्हारे दोनों बेटे का फोटो है तुम्हारे साथ। हाँ जी मैम। मैम ये आपके बेटे हैं? कितने जब कितने? मैम ये तो 6 महीने पहले की फोटो है, अब तो और भी लंबे हो रखे हैं। तो हाँ रिद्धिमा, ये नीतू के 2 बेटे हैं। तुम पूछ रहे थे कितना साल हुआ इन बेटियों का तुम्हारा, और नाम मैडम ये क्या 13 दिया? साल की है। हाँ कितना? 13 साल की हो गई मैम ये। 13 साल, 13 साल की। और नाम क्या दिया तुमने इन दोनों को? प्रिंस और आयुष। और ये क्या रेसलिंग करना चाहता है? नहीं पढ़ा, एक तो मैडम पढ़ाई में अच्छा है, और एक ये वॉलीबॉल कर रहा है, एक गेम में है मैडम। हम क्या कर साथ में रहे हैं? जाते हैं जब कोई यही नहीं बोलता कि मेरे बच्चे हैं ये।
कोई नहीं बोलता मैंने, कोई फोटो देखी बोलता कि आपके बेटे हैं ये, सब बोलते कि तुम भाई बहन हो। भाई हाँ बहन। हाँ, ऐसा ही लगता है, लगता नहीं है कि तुम्हारी इतने बड़े दो बच्चे हैं। हाँ तो मैडम बस इसका मतलब ये है कि ये सब हमारी दिमाग की बातें होती है कि शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद हमारा सब कुछ खत्म होता है। नहीं मैडम, ये सब कुछ दिमाग की बात है। मैं रिद्धिमा के पास जाऊंगी, शायद रिद्धिमा को कुछ क्वेश्चन पूछना है तुम्हें। एक्चुअली ये जो आपने बात कहा कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद कि खाली माइंड सेट ही कि सब रुक जाता है, एक्चुअली मेरी मम्मी भी वो एथलेटिक्स करती थी एंड वो नेशनल लेवल तक गई थी, और मतलब मेरे पैदा होने के बाद वो फिर से गई नेशनल लेवल में, फिर से वो मेडल जीत के लाई, बट फिर मेरी बहन के पैदा होने के बाद उन्होंने पूरा दम चला गया उनका, एक्चुअली क्या बोले तो वही मैं बोल रही हूँ कि आपने कितना करेक्ट बोला कि सब माइंड सेट में है पूरा, और हमें बस अपने गोल्स पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम आप हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव से आती है जहाँ पर इतने फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं और सैनिटरी पैड्स और वो सब आसानी से नहीं मिलते हैं, तो मैम आपका जब मासिक धर्म यानी पीरियड्स जब होता था तब भी आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करती थी, और जब कंटिन्यू करती थी तो आप मैनेज कैसे करती थी अपने आप को, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल होया करता है मैडम, पर उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, दिमाग में ये था कि प्रैक्टिस करनी है, कुछ करना है, कुछ करना है। और आप जो ये बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा दिक्कत होया करती, उस टाइम पे हम कपड़ा यूज किया करते। कपड़े से तो बहुत दिक्कत होता होगा फिर। हाँ जी। और ये चेंज, सोचो कि तुम आगरा में गए हो, वहां पे टॉयलेट्स हुआ हुआ होता है लड़कियों के लिए। सॉरी मैम। आगरा में जब ट्रेनिंग करते हो, जब मैं जी बैडमिंटन खेलती थी तब मुझे याद है कि लड़कों के लिए एक प्रॉपर टॉयलेट था, लड़कियों का जो टॉयलेट था ना वो एकदम से टूटा हुआ था, और यूज अब जाओगे तो यूज भी नहीं कर पाओगे ऐसा लगता था। तो जाने का जो रास्ता था वो भी काफी प्रॉब्लमेटिक था। ये मैं 1980s का बात कर रही हूँ। लेकिन टॉयलेट्स वगैरह ये सब हमारे अभी जो अखरा है वो साथ अच्छे टॉयलेट्स मिलता, जहाँ पे लड़कियां जाके टॉयलेट यूज कर सकते हैं, या फिर अगर पीरियड्स चल रहा है तो चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत। मैडम, अब तो ज्यादा काफी सुधार हो गया है। आप 2015 में आए थे, उसके बाद साक्षी दीदी का मेडल आने के बाद हमारा हॉल बहुत अच्छा हो गया मैडम, एसी हॉल हो गया है, अलग अलग टॉयलेट हो गए हैं, और पहले से मैडम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। तो साक्षी का जो ओलंपिक मेडल था इसके लिए तुम कह रहे हो अखरा का भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि वहां से एक लड़की जाके रियो जाके 2016 में जो मेडल जी उन्होंने मैडम। लाया। हाँ जी। रिद्धिमा, मैं रिद्धिमा को ये पूछूंगी नीतू, क्योंकि रिद्धिमा भी एक प्लेयर है, और ये पीरियड्स के टाइम में मैं जब छोटी थी मुझे बहुत क्रैम्प्स होता था, अभी भी क्रैम्प्स होता है। तो जो होता है कि खेलने के अगर तब तुम्हें जाके ट्रेनिंग करना पड़े तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था मेरे लिए। अ, ऐसे कुछ दर्द, पेट पे दर्द वगैरह क्रैम्प्स होता है तो क्या बहुत कर। ज्यादा दर्द होता है। उस टाइम भी प्रैक्टिस में सोच के करा करते, जो हमारी जो सीनियर दीदी थी हमको बताती थी, हम बोलते कि पेट में दर्द है मैडम कि दी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो वो ये बात बोलते थे। अगर हमारे कंपटीशन टाइम पे हमको भाई पीरियड्स आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो इस चीज की हमको आदत होनी चाहिए, हम्म। तो इस वजह से हम ट्रेनिंग करते थे। और रिद्धिमा, तुम बैडमिंटन खेलती हो तो हाँ हाँ, पीरियड्स के टाइम कोई प्रॉब्लम होता है? एक्चुअली मैं काफी लकी हूँ बिकॉज मेरे को क्रैम्प्स उतने ज्यादा नहीं होते जितना काफी लड़कियों को होता है, बट लेकिन जब होते हैं, और बैडमिंटन में बहुत लेग मूवमेंट होता है और बहुत स्ट्रेच जी। करना पड़ता है, तो लेकिन उसमें दर्द तो बहुत होता है, बट हम लोग मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है और वो लोग मेरे को सबसे बेस्ट पैड्स खरीद के देता है ताकि मैं अपना गेम में ध्यान रख सकूं, कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, ताकि मेरे को आज तक कभी इसलिए ये सब लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अगर मेरे को क्रैम्प्स होते भी थे तो वो लोग मेरे को बोलते थे बेटा हिम्मत मत हारो, प्रैक्टिस मत मिस करो, हमेशा बस गेम पे ध्यान रखो। इसलिए मतलब फीमेल एथलीट जैसे ये स्पेशली जो नीतू मैम जैसे, मैरी कॉम जैसे, स्पेशली जो गरीब घर से एकदम उन्होंने अपना खुद का करियर बनाया है इतने गरीबी से भी, जो खुद के दम पे खड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मन में, इतने मुश्किलों से वो लोग गुजरे होंगे, हम इसलिए ह्यूज और रिस्पेक्ट।
और मैं, मेरे ख्याल से तुमने बोला अभी कि प्रोडक्ट्स, बेस्ट सैनिटरी नैपकिन एक्सेट्रा, अभी नया नया चीज भी यूज किया जाता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप आई है, जैसे कि टैम्पॉन्स है, जो मैं जब छोटी थी मुझे पता भी नहीं था, और हुआ भी मेंस्ट्रुअल कप शायद तब नहीं भी थे। तो वो शायद थिंग्स को इजियर कर दिया लड़कियों के लिए। लाइफ इज बिकमिंग इजियर, क्योंकि अभी टैम्पॉन्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है सैनिटरी नैपकिन से। मेरे मुझे याद है नीतू, जब पीरियड्स के टाइम मैं खेलने जाती थी तो शॉर्ट्स पहन के बैडमिंटन खेलना पड़ता है, तो मैं हर महीने में हर रोज मैं व्हाइट शॉर्ट्स पहन के, सफेद शॉर्ट्स पहन के खेलती थी। लेकिन पीरियड्स के टाइम मेरा एक ब्लू शॉर्ट्स था, तो वो ही मैं पहनती थी, क्योंकि मुझे डर रहता था कि अभी कुछ लीकेज हो, आपको कोई देख लिया, तो ये डर मन में लगता था, और थोड़ा एम्बेरसमेंट हो जाता था जब कुछ ऐसा। तो मैं, मेरा एक पेयर ऑफ ब्लू, डार्क ब्लू शॉर्ट्स था जो मैं टाइम पहनती थी। ऐसे चीज है, कभी तुम लोगों ने कर किया कि ड्रेस क्या पहनूंगी स्पोर्ट्स के टाइम, क्योंकि बहुत पीरियड चल बार, रहा है। बहुत बार, हर समय वाइट पहनते ही डर लगता है। ये जो हम लोगों को जो ये डर लगता है, अभी रिद्धिमा ने कहा एम्बेरसमेंट होता है, इस एम्बेरसमेंट का क्या, ये तो नेचुरल फेनोमेनन है ना? लेकिन फिर भी हम लोग क्यों एम्बेरस्ड होते हैं? अगर थोड़ा ब्लड दिखा भी दे ड्रेस में, तो उसमें ये बुरा क्या है? क्यों हमें ये दिमाग में हल भड़बक चलता है कि अगर पीरियड चल रहा है थोड़ा लीक हो जाए, अगर लोग देख ले तो वो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हम लोग एम्बेरस करते हैं। ऐसा क्यों होता है तुम्हें लगता है नीतू? मैडम बस ये वो ही है, दिमाग की बात है मैडम, ये कि हम कोई देख लेगा, हमको शर्म आ रही है ये। और मैडम देखा जाए तो ये नेचुरल चीज है एक, तो ऐसा मैं मानना ये तो गलत है ये। और मेरे ख्याल से एथलीट्स के लिए ऐसा एक फोकस भी रहते हैं स्पोर्ट्स में, स्पेशली जब तुम उतना फोकस्ड हो, जैसे कि तुम हो, 7 साल में कहाँ से तुम कहाँ आ गए, उतना फोकस जब रहते हैं स्पोर्ट में, रेसलिंग में, तब क्या कभी कभी भूल भी जाते हो कि पीरियड चल रहा है? नहीं मैडम भूलते थे नहीं, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होता है, तो भूल तो नहीं पाते। पर ये कई बार ऐसा भी होता है मैडम, जैसे हमारा कंपटीशन होता है तो डेट उस टाइम पे भी आ जाती है। बहुत बार हुआ है, अभी है ऐसा कंपटीशन टाइम पे कि हमको प्रॉब्लम हो रखी है। तब क्या करते हो? करते बस कुछ नहीं मैडम, पेन किलर ले आओ और बस। उस टाइम पे मैडम पेन किलर लेना बहुत जरूरी हो जाता है कंपटीशन टाइम। ये चीज बताओ नीतू कि रेसलिंग में अभी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, जी और काफी मेडल्स, साक्षी ने तो ओलंपिक मेडल लाई है, लेकिन हमारी काफी कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल है, गीता ने लाई थी, फिर साक्षी ने भी लाई थी कॉमनवेल्थ गेम्स। और वर्ल्ड जूनियर में तुम गए चुके हो, मुझे याद है वर्ल्ड जूनियर में तुम गए हो, और फिर चाइना में वर्ल्ड पुलिस रेसलिंग चैंपियनशिप में से तुमने गोल्ड लाई हो, जी मैम। है ना? उसके बारे में जी थोड़ा मैम, मैडम बहुत खुशी हो रही थी। और जैसे ही 2015 में मेरा स्वागत हुआ था नेशनल गेम्स पे, तो वैसे ही मैडम गांव वालों ने स्वागत किया था मेरा पुलिस वर्ल्ड बताओ। के मैडम पे भी। तुम्हें ये फोटो दिख रहा है? हाँ जी मैम। कैसे लग रहा है ये जो तिरंगा लेके तुम खड़े हो? मैडम उस टाइम में बहुत अच्छी फीलिंग आती, बहुत प्राउड फील होता है हमको जब हम मेडल लेते अपने देश के लिए और झंडा हमारे हाथ में होता है। और तुमने किसको हराया था, कैसा कैसे हुआ था, बाउट के बारे में थोड़ा बताओ, फाइट के बारे में मैडम थोड़ा। मेरी फाइनल बाउट चाइना के साथ ही थी। हम्म। और चाइना में एक चाइना की लड़की के साथ फाइट करना कैसा था? मैडम शुरू में तो थोड़ा हाँ डर था, बट मैंने जाते ही बहुत जल्दी कुश्ती खत्म कर दी। क्या स्ट्रेटेजी था तुम्हारी? मैडम 10-0 का स्कोर था। 10-0 के स्कोर पे मैडम कुश्ती खत्म हो जाती है। इतना अच्छा कैसे कर लेते हो?
मैंने वही बोल रही हूँ, बस सब कुछ दिमाग का होता है। और एक रेसलिंग गेम ऐसा है मैडम जिसमें हर एक चीज चाहिए होती है, दिमाग भी, धैर्य भी, पावर भी, टेक्निक भी। और सब कुछ मिला के। जी मैम। पहले किसको फोन किया था तुम वो मेडल जीत के? अपने कोच साहब के पास करा, मनदीप कोच साहब के पास। अच्छा। हाँ जी मैम। मनदीप जी से मैं मिल चुकी हूँ 2015 में, जब मैं रोहतक आई थी, जब तुम्हें भी मिली थी। एक फोटो है मेरे पास, तब तुम और मैं, मुझे याद है। सो वो तब मैं मनदीप सर से भी मिले थे और ईश्वर दहिया सर से भी मिले थे, जो कि मनदीप सर ही सर है। वो मनदीप सर के गुरु हैं। हाँ, सबका गुरु है। ईश्वर दहिया जी को मुझे बहुत अच्छा लगा था तब मिलके, और मनदीप जी से भी। और बहुत अच्छे कोच है। और तुमने पहले भी बताया कि कितना लकी हो कि तुम्हें इतना अच्छा कोच मिला है। लेकिन नेशनल कैंप में कुलदीप सिंह जी तुम्हारे कोच है। हाँ जी मैम। मैम वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी कभी बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं करते कि ये अच्छा प्लेयर है, ये इसका गोल्ड मेडल है, इसका ब्रोंज मेडल है। कुलदीप सर भी बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट करते हैं मैम। और कुलदीप जी से भी मैं मिली हूँ, क्योंकि मैं नेशनल कैंप गई इंटरव्यू वगैरह करने के लिए पहले। और मुझे याद है कि कुलदीप जी का एक बहुत खासियत है कि वो बहुत फ्रीली बात करते हैं लड़कियों के साथ। हाँ जी मैम। है ना? और जी मैम। और खुद भी बहुत बड़े रेसलर थे। बहुत अच्छे रेसलर अब रहे हैं मैडम अपने टाइम के कुलदीप सर। यस। तो ये बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि जो मैंने सोनेपत में मेंस रेसलिंग टीम को देखा था, वहां पे ना कोचेस को पास मेंस जो मेंस टीम का मेंबर है, सब कम बातें करते थे, उतना खुल के नहीं मिलते थे, ऐसे दिखा था। लेकिन जब मैं नेशनल कैंप, लड़कियों की जो नेशनल कैंप है वहां पे, विमेंस नेशनल कैंप में गई, तो मुझे लगा अरे ये तो सब खुल के बात कर रहा है कोच से। एटमॉस्फेयर एकदम से अलग रखा था। और ये चीज में मेरे ख्याल से एक सही चीज होता है स्पोर्ट्स खेलने में, कि आप बहुत ओपन हो जाते हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। कोई भी स्पोर्ट्स, रेसलिंग हो या बैडमिंटन, रिद्धिमा, ऐसे कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि आप बॉडी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट बन जाते हो, अपना बॉडी को लेके। और ऐसे ऐसे क्राइसिस मोमेंट में तुम खेलते हो, डील करते हो, कि शायद इन सब से कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या तुम लोगों को लगता है नीतू कि स्पोर्ट्स का हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में भी कुछ बहुत बड़ा यू नो अब रहता है, क्या कहते हैं शब्द हिंदी में, महत्व महत्व रहता है। मैंने बहुत ज्यादा रहता है, कोच का तो बहुत ही ज्यादा रहता है। या और रिद्धिमा, तुम्हें भी लगता है ऐसा कुछ कि कैरेक्टर बिल्डिंग में इतना हेल्प किया है मैम? कभी मतलब मैं अपने साथ कॉन्फिडेंट नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत चबी सी गोलू मोलू सी चाहिए थी। जब से बैडमिंटन खेलना शुरू किया, डांस खेलना शुरू किया, रोज मैं खेलने जाती थी, रोज वर्कआउट करती थी। खेलने से एक अपना अलग एग्रेशन आता है, आपको कॉन्फिडेंस फील होता है, और आपको बहुत मतलब माइंड क्लियर हो जाता है, हर बहुत रिलैक्सिंग होता है, मतलब नींद अच्छी आती है रात में इतनी अच्छी, और अपना कैरेक्टर बहुत बिल्ड होता है। आप लोग स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हो, टीम स्पिरिट सीखते हो, कोच से इतनी सारी चीजें सीखते हो। तो मैम आई थिंक, क्योंकि मेरे पापा भी बोलते हैं कि बेटा अगर तुम बैडमिंटन प्लेयर ना भी बनो, मैं बहुत कभी कभी डर जाती हूँ कि आप लोग इतना मेरे को ट्रेनिंग वगैरह देते हो, मैं प्लेयर ना बनूं इनमें तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस क्या होगा फिर मेरा, मेरे को बहुत खराब लगा। बोलते कोई बात नहीं बेटा, जस्ट याद रखना स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग जिंदगी में कभी वेस्ट नहीं जाएगा, तुम्हारे जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, लीडरशिप स्किल्स है, वो सब बहुत बढ़ेगा इनमें, ये सब जिंदगी में हमेशा तुम्हें काम आएगा। तो स्पोर्ट्स नहीं मत छोड़ो। सही बोला तुम रिद्धिमा। तो ये जो स्पोर्ट्स का तुम्हारा जर्नी था, इसमें काफी बैरियर्स आ चुका है। पहले जब तुम गांव में ट्रेनिंग करते थे, तो तुमने कभी किसी ने कहा था कि ये 2 बच्चे की माँ अगर रेसलर बनेगा तो 5 बच्चे की माँ भी रेसलर बन वो ज्यादा जाएगा। अच्छी रेसलर होगी। अगर 2 बच्चों की माँ रेसलिंग कर सकती है तो इससे अच्छी तो वो होगी जिसके 5-5 बच्चे हैं। तो इस तरह से बोला जाता था मैम। ये ऐसे जोकिंगली बोला करता था, सोच के कि तुम कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन जब तुम आगे गए, जब नेशनल टाइम पास कर रही हूँ मैं कि फिर वही बात मैंने आपको पहले बोला कि
कुछ टाइम करके रह जाएगी, कुछ टाइम करके थक के भी घर पे बैठ जाएगी। तो तो कुछ ये बोलते थे कि अपने घर के काम के बचने के लिए मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए जा रही हूँ कि 2 बच्चों की माँ होने के बाद, इतना वेट होने के बाद रेसलिंग जैसा गेम इसने चुना है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे याद है तुमने कहा था कि जब तुमने पहले तो केरला में नेशनल गेम्स में जब लाई तब टीवी में लोगों ने देखा तुम्हारा हाँ, बाउट। टीवी में देखा लोगों ने, पेपर में मेरे गांव का नाम आया, क्योंकि मेरा गांव एक छोटा गांव है, बहुत कम लोग जानते मेरे गांव को। तो उन्होंने टीवी में मेरी बाउट देखी, और जैसे दूसरे दिन पेपर में आया कि बेडवा गांव की बहू है, ऐसे ऐसे मेडल है, तो मैडम सब बहुत खुश थे कि हमारे गांव को कोई नहीं जान रहा था, आज हमारे गांव का नाम पेपर में आया है, जो फ्रंट पेज पे पेपर में आया है। तो मैडम उन्होंने स्वागत किया। और जो मैडम औरतें और जो ये बोला करती ना कि कुछ ना है, ये गलत है, ऐसे टाइम पास कर रही है, मैडम वो ही मेरे को आके ये बोल रहे थे कि बेटा हमारी बेटियों को भी अपने जैसा बना। मैंने उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। और ऐसा सोचा था कि सब कुछ कमा लिया मैंने। उन लोगों की आंखों में मैडम जो मेरे लिए इज्जत थी ना मैडम, वो बहुत मायने रखती थी, और वो बहुत खास मोमेंट था मैडम मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा खास मोमेंट था वो मेरे लिए। तुम जब ब्राजील जा रहे थे शायद वर्ल्ड जूनियर्स के लिए, तब मुझे संजय ने, तुम्हारे हस्बैंड ने, मैंने उनको मिला था रोचक में, तो उन्होंने बताया था कि जब ब्राजील जा रहे तो गांव वालों ने पूछा था उनको कि ब्राजील है कहाँ, ये क्या इंडिया से बाहर है? तो तब एक मैप लेके उन्होंने दिखाया था कि हाँ ये देखो इतना दूर है इंडिया से। तो कैसा लगा था जब तुम इंटरनेशनल कहीं पर हाँ जा जी रहे हो, वहां से शायद पहली बार कोई मैम। लड़का या लड़की सब में से फर्स्ट हो जो बाहर जा रहे हो? और मैडम पहली मेरा वो पहला ही टूर था, पहली मतलब नीचे से ऊपर को फ्लाइट उड़ते हुए देखा करते, तो सोचा करते हम कभी बैठेंगे नहीं, क्योंकि मैडम मैं ऐसे गांव से हूँ, ऐसे परिवार से हूँ कि कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फ्लाइट में बैठ के इतनी दूर कभी जाऊंगी। तो मैडम बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैं, और जब मैं पहली बार सुबह में 4:20 पे मैं फ्लाइट में बैठी थी मैम, तो मैं तुरंत मैंने फोन किया अपने घर पे कि मैं फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ, इतने बजे उड़ने वाली है ये। तो मैडम बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। रेसलिंग तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है ना? यस मैम, रेसलिंग ने मेरे को मैडम सब कुछ दे दिया, सब कुछ, पूरी दुनिया दिखा दी मेरे को। रेसलिंग के लिए अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है, हाँ जी मैम। इससे बुरा लगता है या फिर तुम्हें पता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, वो देख के तुम्हारे बेटे जो है उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, वही काफी है? मैडम कभी कभी तो दुख होता है मेरे को भी, मैं एक माँ हूँ, कि जो हर एक माँ सोचती है अपने बच्चों को मैं अपने हाथ से खिलाऊं पिलाऊं, अच्छा वो करूं, होता है मैडम कभी कभी मन में। पर इससे संतुष्ट हूँ कि मैं उनके लिए कर रही हूँ कि उनको भी आगे मेरे से प्रेरणा मिले। और जब मैं मेडल लेके आती हूँ मैडम, उनको बहुत खुश होती हूँ, खुशी मिलती है उनको। जब उनके स्कूल में जाती हूँ तो मैं सबसे अलग लगती हूँ, तो सब बोलते तेरी मम्मी पहलवान है, तेरी मम्मी है ये। तो जब ये बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें करते, तब मेरे को अच्छा लगता है, फिर मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ मैम। तुम बहुत स्पेशल हो। थैंक यू मैम। नहीं तो तुमने एक बार मुझे अपने फर्स्ट बाउट के बारे में बोला था, हरियाणा में एक दंगल के बारे में तुमने हाँ बोला था। मैंने दंगल हुआ था हरियाणा में, दादरी गांव में। उस टाइम में मैडम छोटे छोटे दंगल ढूंढते घुमा करते कि कोई दंगल मिल जाए, पैसे वैसे मिला करते कि मैडम काम चल जाए, जो आने जाने का था, किराया, जूस के पैसे, तो ऐसे दंगल हम देखते थे। तो मैडम एक फर्स्ट छुट्टी थी, जो दंगल में छुट्टी बोलते हैं, एक बड़े नाम की पहलवान थी जो हमेशा ही आसपास गांव की मशहूर थी मैडम वो, तो उससे कोई हाथ नहीं मिला रहा था, तो मैंने जाके हाथ मिला लिया। उस टाइम पे वो कुश्ती थी 11,000 रुपए की, और मैडम वो कुश्ती इतनी अच्छी चली, वो 8 मिनट कुश्ती चल गई, तो सबको लगा कि मैं इसको हराऊंगी। तो मैडम अनाउंसमेंट करते करते वो कुश्ती 5100 पे कर दिया उन्होंने कि भाई पहलवान बहुत ज्यादा आगे हैं दंगल में, तो ये 11,000 से 5100 रुपये उसका प्राइज कर दिया, और वो बाउट मैम जीत गई मैं।
मेरे को बस थोड़ा ये तो था कि इन्होंने ऐसा किया कि भी इनकी लड़की अगर जीत जाती तो 11 ही मिलती उसको, मेरे को 5100 रुपये। पर मेरे को खुशी मैडम ये थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उस दिन मैडम मेरे हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए थे। या हम जब, मुझे पता है कि काफी स्ट्रगल्स, हमको काफी बैरियर्स मिलते हैं जो तुम्हें मिलना चाहिए, काफी टाइम वो नहीं मिलता है, तुम हर सब कुछ दे देते हो फिर भी वो नहीं मिलता है। ऐसा कुछ चीजें इंडियन स्पोर्ट में होते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स रहता है, थोड़ा ये सब रहते हैं। फिर भी जो तुमने दिखाया कि कभी ना हार मानना, कभी ट्रेनिंग नहीं खत्म करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैडम गांव से अप डाउन करा करती मैं रोहतक, भिवानी से छोड़ दिया था। जो कोच साहब थे वो रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं तू तो रोहतक चले जा। फिर मैं मनदीप कोच साहब से मिली। तो मैडम गांव में एक ऐसा हुआ है हमारे, मैंने बोला कि वहाँ पे उस टाइम पे कोई पानी की ऐसी कोई सुविधा नहीं है कोई वहाँ पे। मेरा गांव अप्रोच रोड पे है फरमाना से और बेडवा, वहाँ पे कोई मैंने कोई व्हीकल नहीं था। तो ये था मैं 2 बजे 1:30-2 बजे निकलती थी अपने घर से। कुछ मैं 5-10 मिनट वेट करती, कुछ आएगा कुछ आएगा। ऐसे मैंने कोई अप्रोच कोई व्हीकल होता उस पर बैठ के जाना पड़ा करता। कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैडम मैं धूप में ही ऐसे रनिंग करते हुए 4 किलोमीटर है मेरे गाँव से फरवाना, तो मैं वहां फरवाना पहुंच जाती। दिमाग में एक कितना बार भी बात नहीं कितना मैडम, दिमाग किलोमीटर? में एक बार भी बात, साक्षी दीदी मेरे को खुद बोला करती कि तू हमसे भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेती है अप डाउन करने के बाद भी, कैसे करती है। मैडम 1 मिनट के लिए दिमाग में नहीं आती कि मेरे को रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि मेरे को पूरे दिन मैडम रेस्ट नहीं मिलता था। और ये बात आती नहीं थी दिमाग में कि रेस्ट नहीं मिलता तो मैं प्रैक्टिस ना करूं। मैडम मैं सबसे अच्छी प्रैक्टिस करा करती, पूरी प्रैक्टिस करके ही मैं आया करती। ये जो डेडिकेशन है तुम्हारा, ये जस्ट एकदम अनपैरेलल्ड है। एक ही और एक एथलीट का मैडम नाम ही वो बात है ना ये जुनून की, मैडम यही इंसान को आगे लेके जाती है। कुछ भी होता, बारिश का मौसम होता मैडम, कुछ भी होता तो मन में से ये निकलता कि जाना है जाना है जाना है, प्रैक्टिस पे जाना है। और मैडम ये चीज होती है जो इंसान को लेके जाती है। तुमने जो बात बोली, इसमें मैं सिर्फ और एक इंडियन एथलीट के बारे में सोच सकती हूँ जो शायद ऐसे ही डेडिकेशन दिखाया है, और वो है मैरी कॉम। बिल्कुल मैम। और तुम्हारे शायद फेवरेट एथलीट है मैरी कॉम? जी मैम सॉरी। तुम्हारी फेवरेट, तुम्हारी स्पोर्ट्स मैम में मेरी कॉम है, मैरी मेरी कॉम है। फेवरेट आदर से मैम मेरी कॉम है। उनको देख के लगा था कि ये भी एक माँ है, ये कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। और एक माँ मैडम बहुत स्ट्रोंग होती है, एक आम लड़की से एक माँ बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। रिद्धिमा, कुछ पूछना है तुम्हें? कुछ कमेंट करना है? मुझे लगा कि वाओ मैम आप कितना करेक्ट चीजें बोले और आपकी स्टोरी इतना प्रेरणादायी है, मतलब इतना इंस्पिरेशन देती है मैम। थैंक यू सो मच। अभी मेरे को भी मन करे कि कोविड के बाद एकदम जल्दी से ट्रेनिंग शुरू करना है, मेरे को बहुत अच्छे से करना है। मैम आपका कोई एडवाइस देना चाहती है, आप कोई सुझाव देना चाहती है? आपने इतनी चुनौतियों का सामना किया है, आपको इतने चैलेंजेस मिले हैं, आपने इतनी तकलीफ सही है, तो आप ऐसा लड़के लड़कियों को क्या बोलना चाहती है जो आगे स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं या एथलेटिक्स परस्यू करना चाहते हैं? एक मैं ये बोलना चाहूंगी, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम दिल से करना चाह रहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं हम। और एक दूसरी बात, जो शादी को अपनी बाधा बताते हैं, हेलो। कि शादी होने के बाद सब कुछ हमारा खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बच्चे होने के बाद भी हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। 100% मैम, बहुत एकदम आपने सच कहा, एकदम बहुत दिल में लग गई है बात। कोई शादी करे ना करे, अपने जो जो ड्रीम्स रहते हैं यस वो मैम। वो दिल में रख के आगे जाना चाहिए। बेसिकली अगर करना है तो करना है, वो एटीट्यूड होना चाहिए जिंदगी में। बहुत अच्छी बात है। नीतू ने शायद अपनी जो करो स्टोरी। हाँ नीतू बोलो। मैम, बस ये जो भी करो कुछ भी करो दिल से करो मैम। एकदम और सॉरी मैम मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता। बहुत अच्छा नहीं बोलना आता मैम, है। आपने इतना अच्छा बोला आज, आपकी स्टोरीज इतनी अच्छी थी, आपके कमेंट्स इतने अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा आज सुन के आपकी स्टोरी पूरा मेरे को।
मेरे को इतना इंस्पिरेशन मिला आपसे। थैंक यू नीतू। और तुम आगे जाके ओलंपिक के लिए तैयारी करो, ट्रायल में तुम जीतो, टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं सिर्फ उसके साथ साथ टोक्यो से मेडल वापस लाओ। सिर्फ बेरुआ गांव को नहीं, इंडिया को भी तुम प्राउड बनाओगे, मुझे पता है। इसी उम्मीद के साथ हम आज की प्रोग्राम यहाँ खत्म करते हैं और तुम्हारे साथ तो मेरा बात चलता रहेगा। और रिद्धिमा, मेरे ख्याल से तुम्हें भी अच्छा लगा और हम लोगों को भी अच्छा लगा कि तुम आके हमारे साथ ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था उसमें तुम शामिल हुए। थैंक यू सो मच नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। আমাদের আড্ডায় আমাদের সঙ্গে থাকবে একজন তরুণ বা তরুণী খেলোয়াড়, এবং তোমরা যারা আমাদের আড্ডা শুনছো তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের এই অ্যাড্রেসে write.to. এবং alap@gmail.com এই অ্যাড্রেসে চিঠি লেখো, এবং তোমাদের মধ্যে থেকে একজনকে আমরা বেছে নেব আমাদের এক দিনের এপিসোডের জন্য।